हेलो एवरीवन। रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज की क्लास में हम लोग बिहार बीपीएससी टीआरई 2.0 इसमें पूछे गए जो आपके साइंस के क्वेश्चंस हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस क्लास से आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। और ध्यान देंगे, आज से हम लोग शाम में 7 बजे क्या करेंगे, साइंस का हम कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करेंगे। हर एक चैप्टर का हम कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे आपका आज से शाम में 7 बजे। और सुबह में 10 बजे हम प्रैक्टिस करेंगे। सुबह में अभी हम बायो का प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बायो को क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। और शाम को आज से हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। यह आपका जो शाम का क्लास है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको आज का क्लास देखने के बाद पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, तो इसके अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज से शाम में हम 7 बजे क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी भी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हमें स्टार्ट करते हैं। आपको क्लास पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइंस का कि 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो अभिसरणकारी लेंस, अर्थात दो क्या है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो यह आपका कॉन्वेक्स लेंस को कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, देखिए यह आपका कॉन्वेक्स लेंस है। किनारे पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। और यह दोनों जो है, यह कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग रखा गया है। तो पूछा जा रहा है कि इनके संयोजन से बने लेंस का हमें फोकस दूरी निकालना है। हमें क्या ज्ञात करना है, फोकस, अर्थात एफ हमें निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे P1 दिया है, अर्थात यहाँ पे क्या दे दिया गया है, यहाँ पे हम पावर देखते हैं। पहले लेंस का पावर देखें तो 5 डायोप्टर दिया है। उसके बाद P2 देखें तो दूसरे पावर की शक्ति क्या दी गई है, तो 4 डायोप्टर दी गया है। उसके बाद बात करें, उसके बाद डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका है 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए, सेंटीमीटर को हम पहले चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में चेंज करते हैं तो कितना से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.1 मीटर हमारा आ गया। अब देखिए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या है, संयुक्त लेंस का हमें बताना है। देखिए, इनके संयोजन से बने लेंस का बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं संयुक्त लेंस का, हम क्या करेंगे, संयुक्त लेंस का हम पावर निकालते हैं, अर्थात संयुक्त लेंस की हम शक्ति निकालेंगे। तो यह आपका होता है P1 प्लस P2 होता है माइनस, उसके बाद आपका होता है D इंटू P1 इंटू P2 होता है। इस पर हम फार्मूला पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो P1 कितना है, 5 है। P2 कितना है, तो ये आपका 4 है, माइनस डिस्टेंस कितना है, 0.1 है। उसके बाद P1 फिर कितना है, तो P1 आपका 5 हो गया, P2 कितना हो गया, तो ये आपका 4 हो गया। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसको हम करेंगे तो 5 का 20 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 में तो ये आपका 2 आ जाएगा। 9 में से 2 गया तो कितना आ गया, 7 हो गया। यह आपका हो गया 7 डायोप्टर जो आपका संयुक्त लेंस है। दोनों लेंस को मिला देंगे तो इसका शक्ति निकल कर आ गया कितना, 7 डायोप्टर आपका शक्ति निकल कर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें संयुक्त लेंस का क्या करना है, संयुक्त लेंस का फोकस दूरी हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी आपका 1/पावर होता है। जो फोकस दूरी होता है पावर का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो 1 संयुक्त लेंस का पावर कितना आया है, संयुक्त लेंस का पावर आया है आपका 1/7 आया है। तो 1/7 मीटर हो गया। इसको हम क्या करेंगे, अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 0.1428 मीटर आएगा। और आंसर तो हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से गुना करेंगे तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 14.28 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखते हैं 14.28 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए में तो आपका है 11 दशमलव है, बी में 9 दशमलव है, सी में 1 दशमलव है। तो कोई भी आपका यह नहीं दिया है। तो हमारा आंसर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हमारा सही आंसर होगा। देखिए, 4 5 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यह आपका किसका, ऑप्टिक्स का यह क्वेश्चन है।
तो आज हम ऑप्टिक्स का ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम थ्रोली आपका ए टू जेड स्टडी करेंगे। चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, प्राइमरी लेवल हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिएगा 112 क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा के लिए किया जाता है। कह रहा है कि 220 वोल्ट लाइन पर एक आदर्श ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा रहा है 110 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा के लिए। तो कह रहा है कि इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा बताना है। हमें क्या बताना है, हमें प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को बताना है। अर्थात क्या, पी से हमने मान लिया प्राइमरी करंट को हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिए प्राइमरी वोल्टेज भी यहाँ पे दिया है। प्राइमरी वोल्टेज दिया है। प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है, तो यह आपका 220 दिया है, 220 वोल्ट दिया है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि जो आपका सेकेंडरी करंट है कितना है, करंट कितना मिल रहा है, तो 2 एम्पियर मिल रहा है। तो ये आपका सेकेंडरी करंट कितना हो गया, ये आपका हो गया 2 एम्पियर हो गया। उसी तरह आपका सेकेंडरी यहाँ पे क्या दिया है, सेकेंडरी आपका दे दिया है, फिर यहाँ पे वोल्ट दिया है। सेकेंडरी पावर कितना है, तो यह आपका है 110 है। कितना है, 110 वोल्ट है। अब देखिए दक्षता की हम बात करें तो जो आपका आदर्श ट्रांसफार्मर होता है इसका दक्षता कितना होता है, तो आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है इसका दक्षता आपका 1 होता है। आदर्श जो ट्रांसफार्मर होता है इसका दक्षता आपका क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए यहाँ से हम निकालते हैं दक्षता, हम निकालते हैं तो दक्षता को किससे डिनोट करते हैं, दक्षता को आपका नीटा से डिनोट किया जाता है। और यह किसके बराबर होता है, यह आपका बराबर होता है निर्गत शक्ति। किसके बराबर होता है, तो निर्गत शक्ति, और बटा में किसके बराबर होता है, निमेषी शक्ति के बराबर होता है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस पे हम क्या करेंगे, पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पावर इन मतलब इनपुट जो है, और फिर क्या है, पावर क्या होगा, आउटपुट होगा। देखिए इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो निर्गत क्या है, निर्गत को आउटपुट होता है, निवेशी क्या है, इनपुट है। तो पावर इनपुट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पावर आउटपुट के। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका भी प्राइमरी, ऊपर हमने लिखा है कि आपका वोल्ट प्राइमरी, उसके बाद करेंट प्राइमरी हो जाएगा इनपुट में, बराबर हो जाएगा किसके, वोल्ट सेकेंडरी के और आपका करंट सेकेंडरी के। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, इनपुट आपका प्राइमरी आपका करंट निकालना है, यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना है। तो प्राइमरी करंट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 110 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। और उसके बाद वोल्ट हमारा क्या है, प्राइमरी वोल्टेज भी हम लिखेंगे तो 220 है। अब यहाँ से हम कट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से आपका 2 बार में 22 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारा इनपुट जो करंट है अर्थात प्राइमरी जो करंट है कितना आ गया, ये आपका आ गया 1 एम्पियर आ गया। अब देखते हैं कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं, तो ऑप्शन बी में दिया है कि जो हमारा प्राइमरी करंट क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न हमारा है 113 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात है। क्वेश्चन हमारा है कि एक आवेशित चुंबकीय क्षेत्र के आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात क्या होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या की यहाँ पे हम बात करते हैं तो r बराबर आपका हो जाता है एम वी अपॉन क्या होता है, एम वी अपॉन बी इंटू क्यू होता है। एम वी क्या होता है, ये आपका संवेग का फॉर्मूला है। किसका है, संवेग का फॉर्मूला है। वही हम बात करें यहाँ पे बी क्या है, बी आपका होता है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र को आपका बी से डिनोट किया जाता है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्यू क्या है, क्यू आपका चार्ज है अर्थात आवेश है। तो क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक समान है, एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात। तो वक्रता त्रिज्या का सीधा अनुपात किससे है, तो सीधा अनुपात किससे है, तो ये आपका एम वी से है। एम वी क्या होता है, एम वी आपका संवेग है। तो
देखिए अब आंसर ऑफ ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से तो आपका क्या है, इन्वर्सली है, उल्टा है। हमसे तो पूछा जा रहा है कि सीधा अनुपाती किससे है, तो आवेश कण के संवेग से है। देखिए यहाँ पे संवेग से क्या है, सीधा अनुपात है। संवेग से क्या है, आर जो है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम वी से। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिएगा, आगे हमारा 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर क्वेश्चन दिया है कि माने कि एक हल्का ग्रह एक तारे के चारों ओर आर त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में टी परिक्रमा काल से विचरण कर रहा है। यदि इन दोनों के बीच में गुरुत्वीय आकर्षण बल कितना है, यह आपका है r⁻⁻⁵/2 के समानुपाती है। तब हमें बताना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यही आपका 3-4 क्वेश्चन क्या किया है, पहले ही न्यूमेरिकल दे दिया है। इसके बाद आपको थ्योरेटिकल मिलेगा, केवल आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दे दिया है कि जो आपका एफ जी है यह प्रोपोर्शनल है किसके, r⁻⁻⁵2 के। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि यदि इन आवेशों के बीच का जो गुरुत्वीय आकर्षण है यह किसके बराबर है, तो यह आपका r⁻⁵2 के समानुपाती है। तो यह तो क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपका बनता है एफ ऑफ जी बराबर एफ ऑफ ए, अर्थात जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है यह किसके बराबर है, अपकेंद्रीय बल के। एफ ऑफ ए क्या है, अपकेंद्रीय बल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, जी मानेंगे और कैपिटल एम होता है, फिर छोटा एम मानेंगे आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, बटा में आर स्क्वायर है, लेकिन क्या है, यह तो अनुपाती है r⁻⁵2 के। तो इसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r⁻⁵2। और एफ ऑफ ए जो है, अब केंद्रीय बल क्या होता है, यह आपका होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो देखिए एम से एम आपका कट गया। उसके बाद हम यहाँ से निकालें, यहाँ से हम वी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे बचा है जी है, एम है। उसके बाद आर को हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा, आर यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में होगा तो पावर को ऐड कर देंगे, और पावर जोड़ेंगे तो आर का पावर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। पावर को आप ऐड करके देख सकते हैं, -5/2, और एक को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो -5 प्लस में 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका -3/2 आ जाएगा। तो देखिए यह तो हमारा वी स्क्वायर का मान यहाँ पे हमें मिल गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जी एम और आर का पावर क्या है, -3/2 माइनस में है, तो इसके बटा के नीचे लाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका प्लस में हो गया। तो यहाँ से हमें निकल के आ गया वी स्क्वायर का मान हमें मिल गया। अब रिलेशन तो हमें टी के साथ बनाना है। तो देखिए टी का हम बात करें, टी अर्थात आवर्तकाल किसके बराबर होता है, तो आवर्तकाल आपका होता है 2πr, क्या होता है 2πr अपॉन वी होता है। उसके बाद हम इसका स्क्वायर करें, क्योंकि हमें तो टी स्क्वायर में निकालना है। तो टी स्क्वायर करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 4π² आर स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर का मान ले जाकर क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4π² आर स्क्वायर इंटू में आर का पावर 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, जी एम बचेगा, जी एम आ जाएगा नीचे, और जो आपका आर के पावर 3/2 है इसको बाटा में लिखेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमें क्या किसका रिलेशन बताना है, यहाँ हमें बताना है टी का बताना है आर से। क्वेश्चन में क्या बताना है, टी का रिलेशन आर से बताना है। देखिए यहाँ पे आर का पावर 2 है और यहाँ पे क्या है, आर का पावर 3/2 है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर को जोड़ देंगे। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल यहाँ से हो जाएगा r⁻7/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। यह ऑप्शन सी में दिया भी गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन इसको हम जब कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। तत्काल के लिए हमने फॉर्मूला से यहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 115 नंबर क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह अनुसरण करता है। क्या अनुसरण करता है, ऑप्शन ए है वृत्तीय पथ का, ऑप्शन बी है कुंडलित पथ का, ऑप्शन सी है परवलयिक पथ का, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं
मान लेते हैं यह क्या है, यह हमारा हो गया चुंबकीय क्षेत्र हो गया, और कह रहा है कि इस चुंबकीय क्षेत्र में अंतःक्षेपी प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत, जैसे देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन को हम क्या करते हैं, अंतःक्षेपित करते हैं, और इसके बल रेखा के क्या है, लंबवत है। इसका लंबवत क्या है, गतिमान कर रहा है, बल रेखा के लंबवत गतिमान कर रहा है, तो कैसा पथ बनाएगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो यह आपका बनाता है वृत्तीय पथ बनाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद हम बात करें 116 नंबर क्वेश्चन की, तो दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है। तो देखिए प्रतिरोधकता की बात करें तो यह आपका होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो प्रतिरोधकता जो आपका होता है यह किस पे डिपेंड करता है, यह आपका डिपेंड करता है ताप पे। किस पे डिपेंड करता है, ताप पे डिपेंड करता है। और ध्यान रखेंगे जो आपका प्रतिरोधकता होता है यह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आपका निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है, आपका ताप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 117। 117 क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि किसी दिए गए समय अंतराल में एक कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है। तो कह रहा है कि अगर हम वेग समय ग्राफ बनाते हैं तो वेग समय ग्राफ बनाएंगे तो यह किसका प्रतिनिधित्व करेगा, विस्थापन का करेगा, त्वरण का करेगा, कि कार्य का करेगा, कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वेग समय जो ग्राफ होता है, वेग कब होगा, वेग होगा जब विस्थापन होगा वस्तु में, तभी तो आपका वेग होगा। तो यह किसको डिनोट करता है, यह आपको विस्थापन को डिनोट करता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे वेग समय जो ग्राफ होता है यह आपका विस्थापन को निरूपित करता है। और विस्थापन किस तरह की राशि है, विस्थापन जो है यह आपका सदिश राशि है। कौन सी राशि है, तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम और 100 ओम का प्रयोग करते हुए प्राप्त न्यूनतम प्रतिरोध बताना है। क्या करना है, न्यूनतम प्रतिरोध। तो देखिए न्यूनतम प्रतिरोध कब मिलेगा, तो न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है अगर हम क्या करें, अगर हम सभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में सजाते हैं। किस क्रम में, तो समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध को सजाएंगे, तभी हमें न्यूनतम प्रतिरोध मिलेगा। और जो आपका न्यूनतम प्रतिरोध मिलता है यह किससे छोटा है, यह जो प्रतिरोध दिया गया है इसमें सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होता है। सबसे छोटा जो प्रतिरोध होगा, सबसे छोटा जो आपका प्रतिरोध होगा इससे भी क्या होता है, इससे भी आपका छोटा होता है। जो आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है इन सभी से छोटा होगा, मतलब जो सबसे इसमें क्या है, छोटा है। तो देखिए सबसे छोटा क्या है, 1 ओम है, तो इससे भी छोटा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि न्यूनतम प्रतिरोध निकालेंगे तो यह किससे छोटा होगा, यह आपका सबसे छोटा जो ओम दिया है इससे छोटा होगा। अधिकतम निकालते तो यह आपका इससे भी बड़ा होता, 100 से भी बड़ा होता। अधिकतम निकालने के लिए क्या करना पड़ता, अधिकतम निकालने के लिए श्रेणी क्रम में सजाते हैं, और न्यूनतम निकालने के लिए किस क्रम में सजाते हैं, समांतर क्रम अर्थात पैरेलल कॉम्बिनेशन में सजाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा दिया है कि परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है, परमाणु का नाभिक धनात्मक होता है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। उसके बाद देखिए तो नाभिक जो होता है परमाणु का एक फिगर हम बनाते हैं, जैसे एक परमाणु हो गया और इसका जो केंद्र है यही तो नाभिक है। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में नाभिक बोलते हैं और इंग्लिश में आपका न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि नाभिक में क्या होता है, नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो इसका सेल होता है इसके कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। तो परमाणु का नाभिक धनात्मक है तो किसकी उपस्थिति के कारण होगा, धनात्मक है नाभिक तो यह तो आपका प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि इसके चारों इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो सेल में होता है। न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण, तो न्यूट्रॉन तो आपका न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो यह धनात्मक कैसे करेगा। ऑप्शन सी है प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण। तो यह बात सही है कि प्रोटॉन आपका नाभिक में होता है, इसीलिए क्या होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है यह आपका धनात्मक होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। वहीं आपसे पूछा जाए कि नाभिक की खोज किसने की, जो आपका नाभिक है यह किसके द्वारा खोजा गया, तो नाभिक का खोज आपका
रदरफोर्ड द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो नाभिक का खोज आपका रदरफोर्ड द्वारा किया जाता है। अब आपसे हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो थॉमसन द्वारा आपका इलेक्ट्रॉन का खोज किया जाता है। प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज बात करें तो यह आपका किया जाता है गोल्डस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? तो गोल्डस्टीन द्वारा प्रोटॉन का खोज किया जाता है। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज आपका चैडविक ने किया। तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे नया बन सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, वोल्टेज बराबर क्या होता है? वोल्टेज अर्थात V बराबर आपका होता है वर्क डन, अर्थात V बराबर क्या होता है? कार्य बटा में क्या होता है? चार्ज होता है। कार्य बटा में क्या होता है? चार्ज होता है। तो कार्य को हम क्या लिख सकते हैं? किया गया कार्य लिख सकते हैं। और चार्ज बराबर क्या होता है? तो चार्ज बराबर आपका होता है धारा गुना समय। क्या होता है? धारा गुना समय होता है। धारा गुना समय होता है, क्योंकि करंट का तो हम फुल फॉर्मूला जानते हैं कि करंट बराबर क्या होता है? करंट बराबर होता है चार्ज अपॉन टाइम होता है। और यहीं से हम चार्ज निकाल लेंगे तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा? धारा गुना समय होगा। तो देखिए, तो नीचे हो जाएगा धारा गुना समय, और ऊपर क्या है? किया गया कार्य। तो हमारा आंसर क्या होगा? किया गया कार्य बटा में धारा गुना समय। यही आपका वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 121 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा, यदि तरंगध्वज बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक क्या होगा? कह रहा है कि तरंगध्वज को हम क्या करते हैं? बैगनी से हम ले जाते हैं किस तरफ? लाल की तरफ ले जाते हैं। तो चमक क्या होगा? तो ध्यान देंगे, जो आपका लाल रंग होता है इसका तरंगध्वज अधिक होता है। इसका तरंगध्वज क्या होता है? अधिक होता है। बैगनी रंग का तरंगध्वज क्या होता है? कम होता है। तो बैगनी का चमक आपका ज़्यादा होगा। तो पहले क्या होगा इसमें? पहले आपका इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें पहले बढ़ेगा और फिर आपका क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि यदि तरंगध्वज बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाता है तो इसका चमक क्या होगा? पहले बढ़ता है, फिर क्या होता है? कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाती है तो इस घटना को आपका कहा जाता है विवर्तन। क्या कहा जाता है? इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, अर्थात इंग्लिश में आपका इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए, विवर्तन इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इसको कि प्रकाश क्या है? सीधी रेखा में चलते चलते एकाएक मुड़ जाती है तो इसको क्या कहा जाता है? विवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दो गोलियां एक साथ क्या है? दो गोली है एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से 36 दिशा में क्या किया जाता है? दागा जाता है। तो हमें बताना है कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। देखिए, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दो गोली को दागा जाता है अलग अलग स्पीड से 36 दिशा में। तो दोनों में तो नीचे आपका जी लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में लगेगा। तो देखिए, मैदान को दोनों जो गोलियां है एक ही साथ में क्या करेगी? एक ही साथ में भेदेगी, यह अलग अलग नहीं भेदेगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। आप ध्यान रखेंगे, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है यह कंफ्यूज करने के लिए केवल होता है। यह दोनों क्या होगा? साथ में ही क्या करेगा? आपका कहीं भी है किसी भी टारगेट को क्या करेगा? किल करेगा। जो ज़मीन है इस पे कब आएगा? तो दोनों साथ में आता है। ध्यान देंगे, यह आपका जो होता है प्रारंभिक वेग पे आपका डिपेंड नहीं करता है। दोनों गोली तो अलग अलग गति से जा रही है लेकिन इस पे डिपेंड नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एक त्रिज्या दोनों को दोगुना कर दिया जाता है तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम बताना है। कह रहा है कि एक वृत्ताकार गति करते किसी पिंड का चाल चाल भी क्या किया जा रहा है? चाल एवं त्रिज्या दोनों को बढ़ाया जा रहा है, अर्थात भी है इसको भी डबल किया जा रहा है और जो आर है इसको भी डबल किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या होगा? तो देखिए, अभिकेंद्रीय त्वरण अर्थात
एक्सेलरेशन निकालना है एट सेंटर। तो अभी केंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला होता है v² होता है। तो देखिए v को भी डबल किया जा रहा है, तो v को डबल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4v² हो जाएगा, और नीचे r को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा। 2 से 4 कटाएंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटा तो v² क्या हो गया, यह आपका डबल हो गया, क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा कि जब क्या होता है अभी केंद्रीय त्वरण में हम v और r दोनों को डबल करते हैं तो यह क्या होगा दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर v² है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो गया, नीचे r होता है तो नीचे r की जगह पे क्या होगा हम 2 रखेंगे तो 4 से 2 कटाएंगे, 2 बार में कटेगा। आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हम देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 125 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया आपका काफ़ी सिंपल होता है। विस्थापन क्या है, जो एक दूसरे को विस्थापित करने का काम करे। तो यहाँ पे देखिए MgCO3 है, यह MgO और CO2 में चेंज हो रहा है, तो यह विस्थापित तो नहीं कर रहा है, एक से टूटा है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका है 2 मिलकर 1 बना है, तो यह तो आपका संयोजन हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन का बात नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2Na + 2H2O बराबर बना है 2NaOH + H2 बना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे विस्थापन करने का काम हो रहा है, यहाँ पे विस्थापन काम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है एक दूसरे का विस्थापन करके यह अभिक्रिया बन रहा है। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनाता है। हमें क्वेश्चन है कि क्यों मुख्य रूप से कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा यौगिक बनाता है, यह हमें बताना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए हमारा क्या दिया है, ऑप्शन ए है कि इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। यह बात तो सही है कि कार्बन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका वैलेंसी निकालेंगे तो 2 और 4 होगा, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना आपका इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यह बात तो सही है। ऑप्शन बी है कि इसमें C4+ बनाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह भी बात सही है कि देखिए इसका बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को त्यागने में 4 को या 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने में भी क्या होता है काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण न यह दे सकता है और न ही ले सकता है। उसके बाद ऑप्शन सी है अपने अष्टक को पूरा करने हेतु अपने संयुक्ता इलेक्ट्रॉन को यह बांटता है। तो यह भी बात सही है। तो कार्बन कैसे अपना अष्टक पूरा करेगा, तो यह आपका शेयरिंग द्वारा करता है, सहसंयोजन बंध बनाता है। कार्बन जो होता है यह क्या करता है, यह आपका टेट्रावायलेंट बॉन्ड बनाता है, अर्थात सहसंयोजन बंध बनाता है। तो ये सभी सही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारक लवण है क्योंकि क्योंकि यह लवण है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक क्षारक लवण है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोडियम का कार्बोनेट जो है क्षारक लवण है क्योंकि यह लवण है। ऑप्शन नंबर ए है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार। उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर बी है कमजोर अम्ल तथा कमजोर क्षार है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कमजोर अम्ल तथा प्रबल क्षार है। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए सोडियम कार्बोनेट है एक क्षारक है, तो क्षारक है तो लवण कम होगा, अम्लीय क्या होगा क्षारक जो है, तो इसमें अम्ल तो कम होगा, और क्षारक है तो क्षार क्या होगा अधिक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं कि pH मान 0 से 7 तक होता है, यह क्या होता है, यह आपका क्या होता है अम्लीय होता है। आज इसका pH मान 7 से 14 होता है, यह क्या होता है, यह आपका क्षारीय होता है। आज इसका pH मान 7 होता है, यह क्या होता है, यह आपका उदासीन होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 128 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बनाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन जो है यह क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, यह हमें बताना है। तो यह आपका बनाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6 और आपका Cl6 होता है।
यह आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड का क्या होता है, फार्मूला होता है। और बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो ये आपका होता है C6H6 होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा है 129 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि चूने को जलाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया है। कह रहा है कि चूने को हम जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए है ऑक्सीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन बी है अपघटन प्रक्रिया, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है अपचयन, ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चूने को हम क्या करते हैं, जलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यह क्या हो रहा है, टूटने का काम कर रहा है। चूना क्या है, टूट कर ही तो आपका बन रहा है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह क्या अभिक्रिया होगा, यह आपका है अपघटन प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, सही आंसर है। ध्यान देंगे यह क्या हो रहा है, CaCO3 जो है यह टूट कर क्या बना रहा है, CaO प्लस CO2 बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक घोल कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को क्या करता है, दूधिया बना देता है। तो यह घोल किसका है, ध्यान देंगे। ऑप्शन ए दिया है NaCl, ऑप्शन नंबर बी है HCl, ऑप्शन नंबर सी है LiCl, उसके बाद ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो एक घोल है जो कुचले हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यह गैस कौन सा है, यह आपका है HCl है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे कि अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल को दिए गए HCl के 8 मिलीलीटर घोल द्वारा पूरी तरह से उदासीन पाया जाता है। यदि हम NaOH के समान घोल का 20 मिलीलीटर लेते हैं तो इसे उदासीन करने के लिए HCl घोल की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि NaOH के 10 मिलीलीटर घोल जो है यह 10 मिलीलीटर क्या है, HCl द्वारा क्या होता है, उदासीन होता है। तो अगर 20 मिलीलीटर लेते हैं तो HCl कितना लेना पड़ेगा, तो 10 है तो 8 लिए हैं, तो 20 है तो कितना लेना पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए में है 4 मिलीलीटर, बी में है 8 मिलीलीटर, सी में है आपका 12 मिलीलीटर, डी में है इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 10 है तो 8 लिए हैं, 20 है तो कितना लेना पड़ेगा, 16 लेना पड़ेगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 132 नंबर। इसको देखते हैं कि पीएच पेपर पर तरल नमूने की एक बूंद डाली गई है। उसके बाद कह रहा है कि यह देखा गया कि पीएच पेपर का रंग क्या है, नीला हो जाता है। तो तरल का नमूना क्या है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में आसुत जल दिया गया है। तो आसुत जल तो आपका क्या होता है, उदासीन होता है। तो यह तो पीएच का जो रंग होता है इसको चेंज नहीं कर सकता है। लाल को नीला में कौन चेंज करता है, लाल को नीला में चेंज आपका क्षार करता है। तो हमें किसको चुनना है, हमें चुनना है किसको, क्षार को चुनना है कि जो क्षार होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि पेपर क्या होता है, लाल से नीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है नींबू का रस। तो नींबू का रस क्या होता है, यह तो आपका अम्लीय होता है। उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर सी क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट घोल। तो यह आपका क्षारक होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यह आपका काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Na2CO3 इंटू 10H2O को कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, यह हमें बताना है। तो इसे आपका कहा जाता है धोने का सोडा। धोने का सोडा कहा जाता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये सभी क्वेश्चंस आपको याद करने वाले क्वेश्चंस है। और धोने का सोडा को आपका सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है रसायन विज्ञान में pKa का क्या अर्थ है, यह हमें बताना है कि रसायन विज्ञान में pKa का क्या अर्थ है, यह हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है बहुलक काइनेटिक अनुरूप है, ऑप्शन नंबर बी है लघुगणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक चिन्ह है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है फिनाइल
कीटोन एसीटेट है या इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। देखिए जो रसायन विज्ञान में pKa है ये आपका लघु गणकीय पैमाने पर अम्ल पृथक्करण स्थिरांक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि रंगहीन स्पीसीज है, रंगहीन स्पीसीज किसे कहा जाता है? तो यह आपका कहा जाता है Na3VO4 को कहा जाता है। Na3VO4 को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं सोडियम ऑर्थोवानेडेट कहते हैं। और Na3VO4 क्या है? यह आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सी धातु जर्मन सिल्वर कहलाती है? तो देखिए तो जर्मन सिल्वर आपका कहलाता है, कॉपर को कहा जाता है, जिंक को और निकेल, ये सभी क्या है? जर्मन धातु है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा धातु जर्मन सिल्वर नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में आपका सिल्वर ही नहीं पाया जाता है। जो जर्मन सिल्वर नाम है इसमें क्या नहीं पाया जाता है? तो सिल्वर आपका नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है? हमें बताना है कि कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि किस पर लागू हो सकती है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोल्बे की विद्युत अपघट्य विधि क्या है। तो वसीय अम्लों का जो सोडियम अथवा पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर आपका हाइड्रोकार्बन संश्लेषित होता है, इसे ही आपका कोल्बे विद्युत अपघट्य विधि कहा जाता है। तो ये जो भी आपका दिया गया है यहाँ पे समीकरण CH3COONA यहाँ पे दिया गया है, या ऑप्शन सी है, इन सभी पर आपका कोल्बे का विद्युत अपघट्य विधि लागू होता है। तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन सभी का हम कंसेप्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम देख लेते हैं कि पेपर कैसे आया है, फिर हम आगे कंसेप्ट वाइज चैप्टर वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन है कि पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आपका हरित लवक में होता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भोजन नली की दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को कहते हैं। भोजन जो नली होता है इसके दीवार के संकुचन एवं विस्तार संचलन को क्या कहते हैं, यह हमें बताना है। तो देखिए भोजन नली का जो दीवार होता है इसका संकुचन होना और विस्तार होना, इसे आपका कहा जाता है, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पेरिस्टैलिक संचलन कहते हैं। यह बायो का क्वेश्चन है कि भोजन नली जो हमारा है इसके दीवार के संकुचन होने को और विस्तार होने को क्या कहा जाता है? पेरिस्टैलिक संचलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। तो जो गुर्दा अर्थात किडनी होता है इसको मूत्राशय से जोड़ने वाला जो नली होता है इसे क्या कहते हैं? तो इसे आपका मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देखिए गुर्दा से आपका जुड़ा रहता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से आपका क्या जुड़ा रहता है? मूत्रवाहिनी से आपका जुड़ा रहता है मूत्राशय, उसके बाद मूत्राशय से क्या जुड़ा रहता है? मूत्राशय से आपका मूत्र मार्ग जुड़ा रहता है। तो इसका क्रम आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 142 नंबर कि अलवण जलीय पौधों एवं जानवरों के जीवन के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास सीमा क्या है? तो जो अलवणीय पौधे होते हैं या जानवर होते हैं इनके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, यह हमें बताना है। तो इनके लिए आपका पीएच मान उपयुक्त होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक। पूछा जाए आपसे कि पीएच का खोज किसने किया, तो पीएच स्केल की खोज आपका सोरेनसन द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो सोरेनसन द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है कच्चा हरा फल पकाने पर रंग बदल लेता है, इसका कारण क्या है? जो कच्चा हरा जो फल होता है यह पकाने पर अपना रंग क्या करता है? चेंज कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यह हरा रखता है। यह आपका क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? चेंज हो जाता है, इसी कारण इसका रंग चेंज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। वही क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का यूज करते हैं? तो इसमें हम एसिटिलीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीबा में भोजन का पाचन होता है। अमीबा में भोजन का पाचन कैसे होता है? तो आप अमीबा का
पिक्चर क्या है, इस तरह होता है, आप जानते हैं। तो इसमें भोजन का पाचन किस किस तरह होता है, तो इसमें आपका होता है खाद्य रिक्तिका द्वारा। खाद्य रिक्तिका द्वारा क्या करते हैं, इसमें भोजन का पाचन करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में रसधानी का कार्य नहीं है। हमें बताना है कौन सा आपका पौधे में रसधानी का कार्य नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में है, वे विषाक्त चयापचयी अपशिष्टों को संग्रहित करते हैं। तो ये अपशिष्टों को संग्रहित करने का काम करते हैं रसधानी। ऑप्शन नंबर बी है, वे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ये कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक नहीं होते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव वाला ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, वे स्फीति बनाए रखने में मदद करते हैं। तो यह भी बात सही है कि यह क्या करते हैं, पौधे में स्फीति को बनाए रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रेनवियर के नोड पाए जाते हैं। रेनवियर के नोड पाए जाते हैं, यह हमें बताना है। तो रेनवियर का जो नोड होता है यह हमारे तंत्रिका कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और जो आपका तंत्रिका कोशिका है यह सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका की कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पक्षियों व सरीसृपों के बीच का अप्राप्त कड़ी है। मतलब क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि जो पक्षी और सरीसृप है इनके बीच का जो क्या है, अप्राप्त कड़ी, अर्थात जो आपका मिसिंग जो चैनल है यह क्या है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है, आर्कियो आर्कियोप्टेरिक्स है, यही इन दोनों में क्या होता है, मिसिंग होता है। ध्यान रखेंगे, जो आपका आर्कियोप्टेरिक्स है यह पहला ज्ञात पक्षी है और यह सरीसृप एवं पक्षी के बीच का क्या है, कड़ी है। तो आप इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 148 नंबर, डेंगू बुखार का कारण है। तो डेंगू बुखार का कारण कौन सा है, तो इसका कारण आपका है, डेंगू बुखार का कारण आपका है डीएनए धारक और वो वायरस है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, आपसे पूछ ले कि जो आपका डेंगू होता है इसका वाहक क्या होता है, तो डेंगू बुखार का वाहक आपका होता है मादा एडिस एजिप्टाई होता है। क्या होता है, मादा एडिस एजिप्टाई होता है आपका डेंगू बुखार का वाहक। उसके बाद जो डेंगू बुखार होता है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और डेंगू बुखार में क्या होता है, इसमें आपका प्लेटलेट्स कम हो जाता है। और जो आपका बकरी का दूध होता है इसमें क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो इसे भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। नवीनतम द्वितीयक जाइलम आपका कहाँ पाया जाता है, यह हमें बताना है। तो यह आपका संवहनी एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, संवहनी एधा के ठीक अंदर, अर्थात जस्ट इनसाइड द वेस्कुलर कैम्बम के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तिलचट्टा में मैलपीगी नलिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है। तो जो आपका मैलपीगी नलिका होता है इसका कार्य आपका होता है उत्सर्जन करना। क्या काम होता है, उत्सर्जन करने का काम होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। मैलपीगी नलिकाएं नाइट्रोजनी अपशिष्टों को क्या करती है, उत्सर्जित करने का काम करती है। तो इस तरह हमने जो आपका TRE 2.0 का जो साइंस का क्वेश्चन है इसका हमने डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज से हम लोग शाम में 7 बजे क्या करने वाले हैं, 7 बजे से हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करने वाले हैं, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको क्लास पसंद लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।